जय हिंद दोस्तों। एडुटोरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का ये जो 5000 प्लस प्रश्नों का बुक है, इससे हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, इस बुक में टोटल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो साथियों, अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी 100 प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रहेगा। और साथियों, अगर आप लोग सभी 100 प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ को आंसर के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर आपको सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहीं पर डेली आपको इस बुक से एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। हमने बहुत ही कम प्राइस रखा है। मार्केट में ये बुक आपको 150 से लेकर 250 तक में मिलेंगे, लेकिन हमने बहुत ही कम प्राइस रखा है। तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बहुत ही कम प्राइस में आपको सभी 100 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आंसर के साथ में। तो चलिए, आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों, जिन्होंने बिहार पुलिस का कोर्स लिया है उनको अलग से कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसी बिहार पुलिस के कोर्स में ये पीडीएफ भी मिल जाएगा एडुटोरिया का। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, यानी कि यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। मूल अधिकार की बात करें तो इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो इस तरह से अब वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शन को पढ़िए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो देखिए, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 नहीं, कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष, ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। देखिए, 1/4 नहीं, ये कितना होता है? 1/3, 1/3 सदस्य। तो सभी ऑप्शन जो है गलत है। तो यहाँ पे बोला गया है उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित दिया गया है प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए, धन विधेयक के बारे में संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया है। और साथियों, धन विधेयक को राज्यसभा जो है अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 14 दिन। आगे देखिए, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे क्या होगा। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट बोला जा रहा है। तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। यह कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही पूछा गया है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा।
आगे देखिए, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 2 माह। याद रखिएगा कितना? 2 माह। आगे देखिए, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है 1963 में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1963 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37 में। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो आर्टिकल 37 में। याद रखिएगा। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्यारे साथियों, चलैया समिति का जो गठन किया गया था 1991 में किया गया था। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1991 में। आगे देखिए, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है? तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। याद रखिएगा, भूरी क्रांति जो है कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग एक भी क्लास को मिस ना करें। तो यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा हॉट मनी। क्या कहा जाता है इसको? हॉट मनी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति अनुमोदित करता है। यहाँ पर साथियों पहला ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो साथियों, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था फरवरी 1922 में। किसके कारण? तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, दांडी मार्च की समाप्ति जो है किस तिथि को हुई थी? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन 6 अप्रैल 1930 को। स्टार्ट कब हुआ था दांडी मार्च? तो 12 मार्च 1930 से। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालानुक्रम सही नहीं है। तो देखिए साथियों, चौरी चौरा घटना की बात करें तो 5 फरवरी 1922 दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 4 फरवरी मिलता है, तो दोनों ध्यान रखें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 बिल्कुल सही है। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। पूना समझौता 1932 में बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये भी गलत है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन मार्च में नहीं हुआ था, अगस्त में हुआ था। तो याद रखिएगा अगस्त 1942 होना चाहिए था। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था?
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कब किया था, तो 21 अक्टूबर 1943 को। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों ये क्लास समाप्त होने के बाद आपको इस प्रैक्टिस सेट पीडीएफ को निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेना है और आपको OMR शीट पर प्रैक्टिस करना है। OMR शीट पर प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ेगा और एग्जाम में आपको अच्छा खासा समय भी मिलेगा, इसलिए आप लोग OMR शीट पर प्रैक्टिस जरूर करें। तो सती प्रथा का उन्मूलन हमने आपको बहुत बार बताया था कि 1829 में किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा 16 का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1829 के नियम 17 के द्वारा। देखिए ए और सी तो होगा नहीं क्योंकि 28 दिया गया है, तो आंसर जो होगा आपका बी होगा। 1829 में किया गया था नियम 17 के द्वारा, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। अगर आप लोग पूरा 100 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इतना जरूर है कि एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको इसी प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था, तो देखिए पाल थे, राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे, लेकिन पल्लव वंश नहीं थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था, तो दंती दुर्ग ने। आप लोग कमेंट करके बताइए पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था और इसकी राजधानी कहाँ पर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों अगर आप लोग स्पेशल साइंस विज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग डेली दोपहर 3 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, लेकिन शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ की ओर। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आज आपको अधिक से अधिक सेशन को लाइक करके और शेयर जरूर करना है। तो किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, तो इसका सही जवाब है 20 का ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कहाँ पर, तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में, याद रखिएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पर इसका 21 का आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी मृत्यु पूछा जाता है तो पावापुरी, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मखली पुत्र। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो साथियों यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा शाहजहां। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अकबर की बात करें तो इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। मुगल काल में मुहतसिब कौन था,
तो साथियों मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो याद रखिएगा आचरण अधिकारी को मुगल काल में मुहतसिब कहा जाता था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया गया था बाबर के द्वारा। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो प्यारे साथियों दीवान ए अर्ज जो है ये संबंधित था, याद रखिएगा, सैन्य विभाग से। ये प्रश्न पूछा हुआ है, स्टार मार्क कर लें, काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। याद रखिएगा बसावन और दसवंत जो है ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो 27 का आंसर क्या होगा? देखिए नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही दिया गया है। कुडनकुलम कर्नाटक, ये गलत है। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ना कि कर्नाटक में। काकरापार गुजरात में है, गुजरात के सूरत में। तारापुर महाराष्ट्र, ये सभी सही है। तो कुडनकुलम याद रखिएगा ये कहाँ पर है? कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो प्यारे साथियों 38वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य में है 38वीं समानांतर रेखा। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो यहाँ पर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए, ये तो अच्छे ईंधन का गुण है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये गुण नहीं है। बाकी ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये क्या है? तो ये इसका अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने आपको विटामिन के बारे में बहुत बार बताया है। तो सबसे पहले हम लोग मिलाते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से होता है बांझपन उत्पन्न होना। तो सी का आपका हो जाएगा 4। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसी भी ऑप्शन में सी का 4 है। तो देखिए एक ही ऑप्शन में सी का 4 दिया है, इसका मतलब है कि आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन होगा। तो बाकी सभी को देख लेते हैं। तो विटामिन B7 का आपका हो जाएगा बालों का झड़ना। विटामिन B12 का क्या हो जाएगा? तो प्रनासी और रक्तता होना। विटामिन ई का तो हो गया आपका बांझपन और विटामिन के हो गया रक्त के थक्का जमने में सहायक। तो पहला ऑप्शन सही है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो साथियों तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये होता है वर्णांधता। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? अवतल लेंस। सभी को ध्यान रखें। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो केंद्रिका, हरित लवक, राइबोसोम, इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा सोर्स नहीं है? और देखिए साथियों अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है
तो फटाफट से लाइक कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। मछली का तेल, इसमें विटामिन होता है, पालक में भी होता है, कुछ आम में भी होता है, लेकिन जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे में नहीं होता है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है गाजर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रतिरोध जो है किसका एसआई मात्रक है? आप सभी जानते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोध एसआई मात्रक नहीं है, ओम है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया, एक आपका 4 हो गया। विद्युत प्रवाह का कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत प्रवाह का आपका हो जाएगा एम्पियर, बी का 1, बल का न्यूटन, पावर का हो जाएगा आपका वाट। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देख लीजिए यहाँ पे ए का 4 दिया हुआ है, बी का 1 दिया हुआ है, सी का 2 और डी का 3। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो प्यारे साथियों, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा लिथियम। यहाँ पर बी ऑप्शन याद रखिएगा, लिथियम है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये बिल्कुल कथन सही है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो साथियों, किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है ये कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है, याद रखिएगा। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और बीचों बीच जो है मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो देखिए साथियों, सबसे अधिक जैव विविधता जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। और जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ मिलेगा आपको? तो सुंदरबन डेल्टा में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सवाना घास स्थल कहाँ पर मिलेगा? तो अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। सभी को ध्यान रखें। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये गलत है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ये भी सही है। आप लोग थोड़ा सा सर्च करके या फिर देख करके बता दीजिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जिनको पता है कमेंट बॉक्स में बता दें रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? बी ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देखकर बता दीजिएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में तो नहीं है। तो शीत महासागरीय जलधारा कौन सी नहीं है? तो ये है अलगुहास जलधारा, ये शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा दोनों अलग है। हमने आपको शाम 7:30 बजे की क्लास में बताया था। और देखिए, जो अभ्यर्थी शाम 7:30 बजे की क्लास को नहीं अटेंड करते हैं तो इसे भी डेली अटेंड करें। यहाँ पर अभी टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रहा है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जबकि दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी, इसे वृद्ध गंगा और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो ये कावेरी हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भूकंप के लिए जाना जाता है, ये तो सही है।
और किस लिए? ज्वालामुखी, इन दोनों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन याद रखिएगा, 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तकला माकन मरुस्थल चीन में है, ये तो सही दिया गया है, सीमा पर है चीन और मंगोलिया। थार भारत में है, ये भी सही है। आटाकामा दिया गया है चिली, ये भी सही है। गिब्सन दिया है अफ्रीका, ये गलत है, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कौन सी है? सी ऑप्शन, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही क्या है? घर्षणात्मक बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन सही है, 1 और 2। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट होता है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, इस तरह से टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है और 100 प्रैक्टिस सेट को मिलाकर लगभग इसमें 5000 क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें।